ये पीक वैल्यूज ही है। E एंड B आर पीक वैल्यूज, आरएमएस वैल्यूज नहीं है। एक बार और लिखते हैं, इंटेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर C, या हाफ B नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू C। इसमें E नॉट और B नॉट क्या है, पीक वैल्यूज ही है या एम्पलीट्यूड? लिख लिया गया, पीक वैल्यूज ही है ना, पीक वैल्यूज, आरएमएस वैल्यू नहीं है। यहां पे एवरेज इंटेंसिटी था तो कंफ्यूजन में मैंने बोल दिया कि ये आरएमएस वैल्यू है, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग पे पता चलता है कि ये पीक वैल्यूज है। लिख लो सर, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना? सब कुछ सेम है, बस वहां पे पीक वैल्यूज है। वो जिसको हम आरएमएस बोल रहे थे वो क्या है, वो पीक वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, हाँ इससे ई नॉट निकाल के √2 से डिवाइड कर देंगे, समझ गए क्या? हाँ, तो हमने उल्टा बोल दिया कि आरएमएस आ जाएगा तो फिर √2 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी क्या करना पड़ेगा, पीक आ जाएगा। अब पीक वैल्यू ही पूछा है तो वही आंसर हो गया, समझ गए क्या? फॉर्मूला बाकी सेम है। रे ऑप्टिक्स में यहां पे हम पहुंच गए। आपको मैंने रे ऑप्टिक्स में बोला दो तरह के ही सवाल होते हैं, चाहे जिस पार्ट में जाना। रे ऑप्टिक्स में पहले पार्ट में हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, फिर हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। दो ही है, लेकिन रिफ्रैक्शन में जनरल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर बाद में लेंस पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन में दो बड़े बड़े डिब्बे बन जाएंगे। एक पार्ट में जनरल रिफ्रैक्शन के सवाल करेंगे जिसमें कोई लेंस वेंस नहीं होगा, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो सकता है, जैसे स्फीयर हो सकता है, स्लैब हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, तो जनरल रिफ्रैक्शन है। लेकिन किसी भी पार्ट में आप जाएंगे, चाहे रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस हो रहे हो या फिर रिफ्रैक्शन वाले सवाल हो रहे हो, दो ही तरह के सवाल है। लास्ट क्लास में भी बोला था, पहले सवाल में इंसिडेंट रे गिवन होगा और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात होगी या रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बात होगी। मतलब दो रे में से एक रे दिया जाएगा और दूसरा रे। आज हम इसी तरह के सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, रिफ्लेक्शन में इस तरह के सवाल दिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। अभी मामला सिंपल चलेगा। आज हम लोग प्लेन मिरर के क्वेश्चन ही करेंगे, केवल प्लेन मिरर। हालांकि रिफ्लेक्शन सभी के लिए सेम होता है, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल। जितने एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये ऑलरेडी हमको पता है। इस चैप्टर में प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, ठीक है? तो आज की क्लास से ही मैं डीपीपी आपको भेजना स्टार्ट करूंगा। डीपीपी आपको करना ही है कैसे भी करके, मतलब एक दिन ब्रेक होके क्लास हो रही है तो उस ब्रेक के दिन में आपको कर ही लेना है डीपीपी, ठीक है? डीपीपी के सेक्शन करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे प्लेन मिरर का एक डीपीपी करेंगे, दूंगा मैं, तो प्लेन मिरर के सवाल सारे होंगे। तो वो करने के बाद आप बुकलेट में जो प्लेन मिरर के सवाल है वो करना है, ठीक है? प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ये चैप्टर अंडर कंट्रोल रहेगा। बहुत सीधा सवाल आता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है क्योंकि नंबर्स मामला गड़बड़ करते हैं। एक कहानी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डिविएशन, ये सेम हो गया। ये हो गया हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे।
तो रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना बेंड हो गया उसको कह रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसका वैल्यू पाई माइनस 2i या फिर 180 डिग्री माइनस 2i कर दिया। और इसका अगर ग्राफ बनाए एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल आई का, तो स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखेगा। ये y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स जैसा ग्राफ हो गया। देखो ये c है और ये mx है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव, डेल्टा वर्सेस आई। चाहे तो इसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। जैसे अभी ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है इसका सेंस ऑफ रोटेशन किधर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, हमने ये लिख दिया। तो मान लीजिए अभी ये रे ऐसे चल रहा है, यहां पे एक और मिरर लगा दिया और मिरर से टकराने के बाद रे ऐसे चला गया, तो इस केस में फिर से एक डेविएशन का एंगल आ जाएगा, लेकिन वो वाला क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो आपको बोला जाए व्हाट इज टोटल डेविएशन, तो आप एक को प्लस ले लो और दूसरे को फिर ऐड कर दो। अगर सारे क्लॉकवाइज है तो फिर ऐड कर दो। समझ गए क्या? ठीक है। ये सिचुएशन में मिरर को रोटेट करेंगे। सारा डायग्राम बना बनाया है इसलिए मैं अभी इसको दिखाते जाता हूं। लेकिन सिचुएशन ये है कि एक मिरर है और लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, फिर लाइट रे सेम इंसिडेंट होती रहेगी लेकिन मिरर को टिल्ट कर देंगे, मिरर को ऐसा टिल्ट कर देंगे। तो पहले जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन मिरर को टिल्ट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे किसी और डायरेक्शन में जाएगी। देखो ध्यान से, इफ mirror is rotated by theta, then reflected ray gets rotated by 2 theta for same incident ray। कभी कभी इसका या तो डायरेक्ट सवाल ऐसे बन जाएगा, आप डायग्राम देख लीजिए उससे दिखेगा आपको। ये लाइट रे इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो इंसिडेंट रे मैंने सेम रखनी है, बाद में भी यही रहेगी। ये रिफ्लेक्टेड रे पहली वाली है जब मिरर फर्स्ट पोजीशन पे था। अब हम क्या करेंगे, इसी मिरर को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, यानी कि मिरर का पोजीशन थोड़ा बदल जाएगा। ये नया मिरर हो गया। मिरर को अपने पुराने पोजीशन से थीटा एंगल रोटेट कर दिया, तो मिरर का पुराना नॉर्मल ये था, अभी नया नॉर्मल भी अपने पुराने नॉर्मल से, समझ गए ना, ऐसे टिल्ट करेंगे तो जितना मिरर टिल्ट होगा उतना ही उसका नॉर्मल भी टिल्ट हो जाएगा। तो जितना एंगल इंसिडेंट रे पहले पुराने नॉर्मल के साथ बनाता था वो आई था, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता था वो भी आई था। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे R1 के बीच में टोटल एंगल कितना था? हाँ, नॉर्मल के साथ इधर भी आई इधर भी आई, कितना हो गया? I प्लस आई 2i हो गया। अभी नॉर्मल थीटा एंगल टिल्ट हो गया, तो जो पहले वाला इंसिडेंट एंगल आई था वो बदल के I माइनस थीटा हो गया, करेक्ट? अब नॉर्मल के साथ अगर I माइनस थीटा पे लाइट रे जाएगा तो इसी नॉर्मल के साथ I माइनस थीटा पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी इंसिडेंट रे और नए रिफ्लेक्टेड रे के बीच में टोटल एंगल क्या हो जाएगा? हाँ, तो I और R1 के R2 के बीच में, इसको R2 लिख दिया, के बीच में एंगल आया, कितना एंगल आया? 2i माइनस 2 थीटा। और आप देखो ये लाइट रे है और ये अभी 2i माइनस 2 थीटा हो गया, तो यहां पे कितना एंगल? पूरा 2i है, और ये 2i माइनस 2 थीटा, ये कितना हो गया? 2 थीटा। ये एंगल किसके बीच में आया? दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। इसका मतलब है मिरर को जितना टिल्ट करेंगे रिफ्लेक्टेड रे उससे डबल टिल्ट हो जाएगा। समझ गए क्या? मिरर को 30 डिग्री रोटेट किया तो वो 60 डिग्री मुड़ जाएगा, कीपिंग द इंसिडेंट रे सेम। इसमें तो कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल है। इस पर बेस्ड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अभी हम बनाएंगे। चलिए, एंगल ऑफ डेविएशन का आपको पता चल गया, फॉर्मूला क्या था? क्या था? पाई माइनस 2i। इसका टोटल डेविएशन बताना है हमें, ठीक है? ट्राई करना है।
यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, चलो यही बता दो, 60 है, तो यहां पे डिविएशन का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 इंटू 60 कितना हुआ, ये किस सेंस में हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। यहां पे नॉर्मल के साथ कितना एंगल है, 30 है, तो एंगल ऑफ डिविएशन यहां कितना हो गया, 180 माइनस 2 इंटू 30 कितना हुआ जी, 120 हुआ क्लॉकवाइज। तो बताओ नेट डेविएशन कितना हुआ, टोटल के लिए 120 माइनस 60 कर दिया और क्लॉकवाइज लिख दिया, आंसर आ गया 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब आप सबसे पहले वाला वेव रे और सबसे आखिरी वाले, देखो पहले वाले को अगर पैरेलल ऐसे कर दें तो ये 60 डिग्री दिखेगा, और ये ओरिजिनल डायरेक्शन है और ये फाइनल डायरेक्शन है, इनके बीच में किस तरफ बेंड हो गया रे, क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए एक तरह के सवाल, अब मैं आगे के 2-3 क्वेश्चंस जो है एक ही टाइप के हैं, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ इंसिडेंस से कुछ सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाना। ये एक सर्कुलर या स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस आर है, ये आर रेडियस गिवन है, इस पर एक इंसिडेंट रे हमने भेजा, वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसे इंसिडेंट रे भेजा, टकराने के बाद वो रे किसी ऐसे रैंडम डायरेक्शन में चला गया, समझ गए क्या। तो सवाल पूछा है कि ये किस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ है, ये उस पॉइंट का नाम क्या लिख दिया, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एंगल ऑफ डिविएशन कितना है इस रे का, अगर 60 डिग्री एंगल ऑफ डिविएशन होगा तो ये किस पॉइंट पर हमने इसको इंसिडेंट किया है, एक्स कॉमा वाई, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। ये जो सर्कल का सेंटर है यही ओरिजिन है, तो मतलब यहां से डिस्टेंस बताना होगा, ठीक है। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है, आप जहां पर भी लाइट इंसिडेंट हुआ वहां पे क्या कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो, क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। बोल रहा है एंगल ऑफ डेविएशन कितना डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री हो जाएगा। देखो कैसे, बहुत ही मुश्किल सवाल है। जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 180 डिग्री माइनस 2i, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, बहुत साइंटिस्ट इसको कर रहे हैं अभी तक सॉल्व, अभी हो नहीं पाया, बताओ। तो i का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, अभी कोई 30 भी बोलिस था, उनके लिए बोला मैंने, 60 डिग्री हो गया, फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। यहां पे आपको दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां दिखेगा, बताओ कहां पे है इस जगह। आप कहेंगे जो लाइट रे आती है और जो नॉर्मल होता है उसी के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंट रे होता है। तो लाइट रे एक्स एक्सिस के पैरेलल टकराई और नॉर्मल के साथ एंगल आया कितना, कितना आया, तो जो ये एंगल है वही एंगल यहां पर भी होगा। ये पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन, और ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस आर। तो क्या इस ओरिजिन से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता पाओगे, ये जो परपेंडिकुलर होता है ये आर साइन थीटा, और ये जो बेस होता है ये आर कॉस थीटा। तो बताओ मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू r/2 कॉमा √3r/2। लग रहा बहुत ऊंची बात कर दी, बोलो भाई समझे क्या। एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया तो नॉर्मल के साथ एंगल आ गया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो सेंटर से लाइन पास हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ गया, अगर से एक्स एक्सिस के साथ यहां एंगल है तो एक्स एक्सिस के साथ यहां भी तो सेम ही एंगल है, सेम निकाला तो कोऑर्डिनेट आ गया, समझ गए क्या। ठीक है, थोड़ा और बढ़ाते हैं सवाल को, पहचान गए क्वेश्चन। इस तरह के 2-3 सवाल और कर रहे हैं। देखो ये भी एक मिरर है, पैराबोलिक मिरर कहते हैं इस मिरर को। पैराबोलिक मिरर बहुत जबरदस्त मिरर होते हैं, अभी बताएंगे जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो पैराबोलिक का क्या फायदा है। हमारे जो कार्स है या
ज्यादातर जगह हम लोग स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं, लेकिन लगाते कौन सा है? पैराबोलिक। देखेंगे क्यों। करो ये सवाल। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 2x² वाले इस पैराबोलिक मिरर में एक लाइट रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया, दिख रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा हुआ है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया। टकराने के बाद कितना एंगल ऑफ डिविएशन बोल रहा है? 120। तो इंसिडेंट रे का इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो मतलब एक लाइट रे ऐसे आके टकराया कि टकराने के बाद ऐसे मुड़ गया कि उसका टोटल एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री आया, यानी पीछे का एंगल बचा 60, तो उसका आधा हो गया I इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां पर भी एंगल 30, यहां भी 30। ठीक है। लेकिन इस सवाल में बस यही एंगल हमें पता चल गए हैं। अब हम आगे कैसे सॉल्व करें? तो आपको यह पता हो गया कि मिरर पे जो नॉर्मल है उसके साथ एंगल 30 डिग्री है। तो मिरर पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दे, नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है और ये टेंजेंट है, नॉर्मल के साथ तो 30 डिग्री है, तो टेंजेंट के साथ कितना एंगल होगा? नॉर्मल और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, और लाइट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा? बहुत इजी बात है भाई, 60 डिग्री बनाएगा। ये कहानी सारी ज्योमेट्री पर बेस्ड है। आप बताओ, कोई भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है I इज इक्वल टू R, उसके अलावा कोई भी और स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा जब एंगल मिला मिला के काम चला रहे हैं, समझ गए? तो इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज हो रही है। अब मुझे बताओ, इस लाइन को मैं क्या कह रहा हूं? ये टेंजेंट है, और टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। जब किसी टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ जाए तो उस टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू tan थीटा से कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ समझे क्या? लेकिन कोई फंक्शन आपको दिया है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का एक और मेथड हमारे पास है। क्या है? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, dy/dx। तो जरा दोनों मैच कराते हैं। यहां पे स्लोप का वैल्यू कितना चल रहा होगा? tan 60 का वैल्यू क्या है? यानी dy/dx का वैल्यू कितना होना चाहिए? √3 होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो हमारा जवाब है 4x का वैल्यू कितना होना चाहिए? x का वैल्यू √3/4। ये तो x आ गया, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3/16 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 3/8। ये y हो गया। सवाल क्या था? फाइंड कोऑर्डिनेट x, y पता लगाना था। आंसर आया √3/4, अरे भाई कोई गाली गलौज करने लगा। इसको कैसे हटाते हैं? नहीं है कोई, भग गया। वेटिंग रूम कर दें इनेबल? चलिए, हाँ चलो एक और कहानी करते हैं। इसमें अभी मिरर थोड़ा, ये सॉरी, ये जो है ये थोड़ा बदल गया। कैसा शेप है ये? हाँ, एलिप्टिकल शेप हो गया। इसका फंक्शन इक्वेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। इसमें भी लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल भेजा तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइट रे चला गया। अगर हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें, नॉर्मल, तो जितना एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे रिफ्लेक्टेड होगा। तो कितना एंगल इंसिडेंस का हो गया? तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया? अब बताओ मुझे, थीटा अगर 45 आ गया तो tan थीटा का वैल्यू, यहां पे टेंजेंट बना रहे, देखो ये टेंजेंट बनाया,
तो ये एंगल 135 हो गया, पहचान गए क्या? तो tan थीटा का वैल्यू, tan 135 का वैल्यू कितना हो गया? -1। अब इसमें से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 2x बाई 16 प्लस 2y बाई 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया, इसको इधर भेज देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई 16 इक्वल टू माइनस वाई बाई 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यही है जो tan थीटा का वैल्यू टेंजेंट का वैल्यू होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह यहां पे क्या लिख दिया, -1 करा तो माइनस कटेगा, तो आएगा x बाई 16 इक्वल टू y बाई 9। ये हमारा एक रिलेशन है, और एक रिलेशन यहां दिया हुआ है, इसमें वैल्यू रख रहे हैं, तो x का वैल्यू है 16y बाई 9 यहां रखते हैं, तो x स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर y स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। एक 16 कैंसिल कर दिया और एक 9 बाहर ले लिया, तो y स्क्वायर बाई 9 कॉमन हो गया, और 16 बाई 9 प्लस 1 हो गया। ये कितना हो गया? 25 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 81 हो जाएगा, तो y स्क्वायर का वैल्यू 81 बाय, तो y का वैल्यू 9/5, तो x का वैल्यू, अब y की जगह 9/5 लिख दो, 16/5, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया 16/5 कॉमा। ये सवाल थोड़ा सा वैसा है, कैसा हो गया, थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा हो गया, लेकिन अदरवाइज मेथड में कहानी समझ में आ रही है। एक लाइट रे आया, टकरा के गया, या तो एंगल ऑफ डेविएशन दिया रहेगा, उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल आता है, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दूसरा वाला एंगल आ जाएगा, समझ गए क्या? ठीक, चलिए पढ़ो जरा सवाल। सारे क्वेश्चंस की कैटेगरी पकड़ना, ये फर्स्ट कैटेगरी के सवाल है, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है, केवल क्या हो रहा है, एक लाइट रे आ रही है, टकराने के बाद दूसरी लाइट रे जा रही है, हमको क्या पूछा है, कभी एंगल पूछ ले रहे हैं, कभी रास्ता पूछ ले रहे हैं, कभी पैरेलल पूछ रहे हैं, कभी एंगल ऑफ डिविएशन पूछ रहे हैं, समझ गए? चलिए क्वेश्चन है कि एक रे पहले किस मिरर पे टकराया, M1 मिरर पे टकराया, लेकिन कैसा रे है, आपको लिखा है पैरेलल टू M2 है, यानी रे का जो डायरेक्शन है वो मिरर के, M2 वाले मिरर के पैरेलल चलते आ रहा है। ये मिरर M2 है, अगर इस मिरर के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो यही वाली लाइन इंसिडेंट रे है, अगर उसके पैरेलल है तो यहां कितना एंगल है, पहचान रहे हो? यहां पे टकराया तो ये एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, कभी भी रे रीट्रेस अपने पाथ को तभी करेगी जब वो मिरर पे परपेंडिकुलर टकरा जाए। सोच के देखना, अगर मिरर पे परपेंडिकुलर टकराया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, यानी नॉर्मल के ऊपर टकराओगे तो नॉर्मल के ऊपर लाइट वापस चली जाएगी। अगर एक रास्ते पे वापस हो जाए तो रिवर्सिबिलिटी में मैंने आपको सिखाया, पूरे रास्ते में एक जगह रिवर्स कर दो तो पूरा रास्ता जैसे था वैसे ही रिवर्स लौट जाएगी लाइट रे। मतलब अगर मैं इस मिरर से ही रिवर्सिबिलिटी लेना चाहता हूं तो इस मिरर पे मुझे लाइट रे कैसे टक्कर मारनी पड़ेगी, तो मैंने लाइट रे को भेजा और किधर भेज दिया, मिरर के परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर टकराएगा तो क्या होगा, तो ऐसे परपेंडिकुलरली वापस, समझ गए क्या? कोई मिरर है और लाइट रे जिस रास्ते पे आए उसी रास्ते पे जाए, इसका मतलब है रिबाउंड, 90 डिग्री पे टक्कर मारना, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल कितना है, आई है, आई और आई बराबर एंगल होते हैं। अगर ये इधर थीटा है तो इधर कितना एंगल हो गया, क्योंकि अगर अंदर अंदर वाले एंगल नॉर्मल वाले बराबर होते हैं तो बाहर वाले भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया।
ये थीटा, ये थीटा, ये कितना? एक ट्राइंगल में 3 एंगल का सम क्या होता होगा? क्या आंसर लिख दे? 2 थीटा प्लस 90 डिग्री इज। आप समझ रहे हैं? इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए ऐसे सवालों में। क्यों प्रैक्टिस चाहिए? तभी आप ज्योमेट्री के अलग अलग केस को पकड़ पाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको आदत पड़ती जाएगी कि भाई ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं। तो क्या आंसर हुआ? थीटा इज 45 डिग्री। क्या हर सवाल में ऐसे ही फोटो बन जाएगा क्या? सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड रिफ्लेक्शन पे रिट्रेस करें, सेकेंड पे नहीं करें। तो थर्ड पे कराना है रिट्रेस। इसका मतलब है थर्ड टक्कर पे 90 डिग्री टकराए। तो अभी M2 पे 90 डिग्री पे टकराए या M1 पे? तो M2 पे टकरा रह चुका है, वो कहानी खत्म हो गई। सेकंड सवाल अगर सॉल्व करेंगे, एक लाइट रे बिल्कुल इसके पैरेलल भेजाइए। यहां एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो गया। फिर लाइट रे टकराया इस मिरर पे और फिर टकराया इस नीचे वाले मिरर पे। लेकिन नीचे वाले मिरर पे देखो कैसे टक्कर मार दिया मैंने। 90 डिग्री पे टकराया तो ऐसे ही वापस लौट जाएगा। इस जगह वापस लौटेगा तो इस जगह भी वापस लौट जाएगा, इधर से भी वापस लौट जाएगा। समझे क्या? रास्ते से आया, ऐसे गया, टकराया, फिर उसी रास्ते पे टकरा के वापस। एक जगह रिवर्स कर दिया तो पूरा कहानी रिवर्स हो जाता है। ठीक है? बताना भैया है। तुम तो स्लीपिंग ब्यूटी बन गए हो आज। जगोगे कि नहीं? पानी पी लो और पी लो, जब तक सुसु नहीं आ जाए पीते रहो। कहानी खत्म होने वाली है। बताओ मुझे, ये एंगल थीटा है तो ये कितना है? बहुत अच्छे। ये एंगल 90 है तो ये पूरा कितना है? 90 माइनस थीटा। अच्छा बताओ, ये एंगल 90 है तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। दिखा क्या? लग रहा लल्लू निकले। एक छोटू सा ट्राइंगल बना हुआ यहां पे दिख रहा है, ये वाला, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है। यहां एंगल क्या है? और ये लाइट रे टकरा रहा है 90 डिग्री पर, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो यहां कितना एंगल है? मतलब ये वाला एंगल, ये कितना है? 90 माइनस थीटा। और ये टोटल एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना है? यानी कितनी बार हो गया? 3 बार 90 माइनस थीटा का सम कितना है? पूरा ऐसे बन गया, एक ही लाइन। बोलो तो क्या सवाल बना? 3 × 90 माइनस थीटा इज 180 डिग्री। ओ बच्ची, क्वेश्चन सॉल्व करो, हंसो नहीं। अरे तुम लोग कहां चिंता कर रहे हो? सॉल्व करो भाई। 30 डिग्री का मिरर के बीच में एंगल होना चाहिए। ठीक है? बड़े ही लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कोई खतरनाक कहानी नहीं है। लेकिन एंगल पहचानने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नहीं तो आप भिड़ते रहेंगे, बहुत देर के बाद सॉल्व होगा। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? पहचान गए? अच्छा बताओ, इस पूरी कहानी में मैं कोई स्पेशल रूल लगा रहा हूं क्या? कि ऐसे तो कोई मैथमेटिक्स लगा दिया ये तो भयानक हो गया? कुछ नहीं हो रहा। एंगल का सम ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, पैरेलल में एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। इसी तरह के रूल चल रहे हैं। देखो जरा एक सवाल और, इसको आप जरा खुद बताओ मुझे आंसर क्या है ये। सर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ है, उसमें सर दो था ना क्वेश्चन। अरे लल्ला क्या बोल दिए हो? पहले वाले में पार्ट कितने, क्या आंसर आया था? हाँ सर, हाँ। और दूसरे वाले में आंसर क्या आ गया है? 30 30। तो ये वाला जो आंसर है ये बी पार्ट का आंसर हो गया, और ये ए पार्ट का आंसर हो गया। करेक्ट है? चलो इसको करो। हम्म
का आंसर आता रहा। हाँ, व्हाट इज द आंसर लिखिए। सर 60 आएगा क्या? बिल्कुल सही जवाब। पैरेलल होने का रिजल्ट का फायदा उठाओ। When two lines are parallel to each other, what happens to the corresponding angle? तो लिखा है two plane mirrors M1 and M2 incline at such that the ray of light incident on M1 parallel to M2. M1 पे लाइट रे कैसे आ रहा है? Parallel to M2 and is reflected from M2 parallel to mirror M1. जो M1 पे टकराया वो M2 के पैरेलल है और जो M2 से रिफ्लेक्ट होके जा रहा वो M1 के पैरेलल है। इसका मतलब ये एंगल को क्या लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल का नाम क्या हो गया? थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। ये और ये लाइन पैरेलल है, दिस एंड दिस लाइंस आर आल्सो पैरेलल, दिस एंगल इज आल्सो। लेकिन जो बाहर का एंगल होता है, बाहर वाले दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो बाहर थीटा, इधर भी बाहर थीटा। आसान था? आसान था? आसान था कि नहीं था? ज्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ता, बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। ये इस बार ही पूछा गया है, मतलब इस साल या पिछले साल। चलिए, अब ये सवाल थोड़े मजेदार है। A fixed narrow light beam is incident upon a plane mirror rotating with uniform angular velocity 1 radian per second. The reflected beam makes a light spot on a vertical screen kept at 5 meters from point of incidence as shown. Determine the velocity of spot when the reflected ray makes angle 53 degree with horizontal mirror. आपको जो रे आ रही है वो अभी इस समय मिरर हॉरिजॉन्टल है, यानी नॉर्मल ऐसा वर्टिकल है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है? लेकिन ये मिरर घूम रहा है। अगर ये मिरर घूम रहा है तो इसका एंगल लगातार बदलता जाएगा। अगर एंगल बदलेगा तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी, अगर बदलेगा तो इसकी हाइट ऐसे बदलती जाएगी कि नहीं? देखो, आप मिरर को ऐसे रोटेट कराएं तो एंगल नॉर्मल इस तरफ झुकेगा, तो एंगल छोटा होता जाएगा। एंगल छोटा होता जाएगा तो इधर से भी नॉर्मल के साथ एंगल छोटा हो जाएगा, तो इधर हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ने लगेगा। बढ़ते एंगल पे लाइट रे यहां टकराएगी तो ट्राइंगल का हाइट भी, तो यानी कि ये स्पॉट आपको किधर खिसकते दिखेगा? तो मुझे यही स्पॉट का वेलोसिटी पूछा है, लेकिन सवाल बड़ा अजीब सा कर दिया है। इनिशियल एंगल दे दिया है, यानी इसी मोमेंट का एंगल दे दिया और इसी मोमेंट पे वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखो ध्यान देना, हमेशा जनरलाइज करके सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को। जिस सिचुएशन का फोटो दिया है उस सिचुएशन से थीटा रोटेट कर देंगे। जिस सिचुएशन का फोटो दिया उस सिचुएशन से थीटा रोटेट कर देंगे, तो सारे एंगल थीटा के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको, मतलब जैसे ये, अगर मैंने मान लिया कि ये मिरर कितना टर्न हो गया, कितना एंगल टर्न हो गया, तो इसका नॉर्मल भी कितना एंगल टर्न हो जाएगा? नया नॉर्मल थीटा एंगल टर्न हो जाएगा। तो ये एंगल कितना दिखेगा? 53 माइनस थीटा। तो यहां से भी जो
नए नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा वो भी, नए नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगा 53 माइनस थीटा। तो पुराने नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगा 53 माइनस 2 थीटा। देखो एक थीटा और हटा दिया, ये पुराना नॉर्मल n1 है और ये नया नॉर्मल n2 है। इनके बीच में कितना एंगल दिख रहा है, लग रहा है थोड़ा लल्लू निकल गए। ये नया नॉर्मल है n2, ये पुराना नॉर्मल है n1। पुराने नए नॉर्मल के साथ एंगल दिख रहा है 53 माइनस थीटा किसी लाइट रे का। ये पूरा एंगल दिख रहा है 53 माइनस थीटा, तो मैं ये वाला एंगल पूछ रहा हूं, और दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अभी अभी आपको मैंने बताया था या आपने देखा था कि अगर मिरर किसी सिचुएशन पे भी रखा है और उससे थीटा एंगल टिल्ट कर दे, तो जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे पहले चल रहा था उसके मुकाबले कितना एंगल टिल्ट हो जाएगा 2 थीटा। तो जितने एंगल पे पहले रिफ्लेक्टेड रे चल रहा था उससे कितना एंगल टिल्ट हो गया 2 थीटा। तो 53 पे था तो अब कितने पे दिख रहा है 53 माइनस 2 थीटा। समझ गए क्या, ज्योमेट्री सॉल्व कर दो नहीं। अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। सो नहीं बे, सो नहीं तो पानी पी लो, पानी पियो। देख लो क्या क्या काम रह गया मेरे पास। पढ़ाने के साथ साथ जगाना, खिलाना, पिलाना, पालना। पर एक नारियल और 4-5 अगरबत्ती लेके यहां आ जाओ, पूजा पाठ करके मैं तुम्हें गोद भी ले लेता हूं, मेरे साथ ही घर चलो। और क्या, हाँ ठीक है। हाँ तुम ले लोगे मुझे गोद में, ठीक है। ये आपको पुराना वाला नॉर्मल दिख रहा है, उसके साथ कितना एंगल दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल है, तो ये 53 माइनस 2 थीटा है। तो ये कितना है, ये पहले 37 होता था, आप लोग पहचान गए क्या, 90 में से मैंने माइनस करा तो 90 माइनस 53 तो 37 होता ही है। 37 में कितना ऐड हो गया, समझ गए क्या। तो अगर मिरर को आपने थीटा टिल्ट किया तो रिफ्लेक्टेड रे जो पहले जाता था उससे कितना टिल्ट हो जाएगा, तो जो 37 पे जाता था वो 37 प्लस 2 थीटा पे उड़ रहा है। ये थीटा के टर्म्स में हमको लेना पड़ेगा, आंसर तभी बनेगा। तो अब बताओ ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना है जो ये लाइट रे यहां जा रही, ठीक है। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल भी दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या। तो ये स्पॉट यहां बन रहा है, इसका हाइट को मैंने y मान लिया और बेस का वैल्यू कितना दिया है। अब मुझे बताओ tan थीटा का वैल्यू का आंसर कैसे क्या बनेगा। हाँ तो मैंने मान लीजिए ये एंगल को लिख दिया 37 प्लस 2 थीटा, इसको लिख दिया y और इसको लिख दिया 5। तो बताइए क्या लिख दे, tan 37 प्लस 2 थीटा इक्वल टू y बाय 5। ये हो गया। y क्या है, हाइट ऑफ द स्पॉट है जहां पे स्पॉट अभी बना हुआ है। जैसे एंगल चेंज होगा तो थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा तो y बदलेगा। यानी कि अगर मुझे y का वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी को, क्योंकि बदलता हुआ वेलोसिटी होगा, तो dy बाय dt कर रहे हैं। अब ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे थोड़ा नॉलेज केमिस्ट्री का चाहिए होगा। अच्छा मैथ्स का चाहिए, डिफरेंशिएट करते हैं, बताना। 5 सेक स्क्वायर 37 प्लस 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा बाई डी टी। ये समझे क्या, टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन अंदर 2 थीटा है तो उसका डेरिवेटिव भी कर दिया। इसको बोलते हैं चेन रूल, पहले बाहर का फंक्शन डिफरेंशिएट किया फिर अंदर का
फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ। चलिए इसको 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते तो tan sec स्क्वायर 37 प्लस 2 थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू क्या लिख दिया। अब वैल्यू लिखते हैं, वेलोसिटी निकाल रहे। बताना हमको किस समय का सिचुएशन यानी आंसर पूछा था, जब एंगल 53 डिग्री था। जब एंगल 53 डिग्री था और ये मिरर हॉरिजॉन्टल था, तब थीटा का वैल्यू 0 था, क्योंकि मैंने इसी पोजीशन से मिरर को क्या घुमाया है, थीटा एंगल घुमाया। तो इस कहानी में थीटा की जगह वापस क्या रख देंगे, तो थीटा की जगह 0 रखा तो कितना एंगल दिखेगा, तो सेक स्क्वायर 37 का वैल्यू बोलो। देखो मैं हिंट देता हूं, cos 37 होता है 4/5, इसको लिखेंगे 5/4 का इंटू ओमेगा का वैल्यू क्या है, तो आंसर हुआ 250/16 हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, 16 हो जाएगा, 250/16 और फिर जो भी मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाए। थीटा का वैल्यू 0। समझ गए, जिस सिचुएशन की कहानी दी थी मैंने उससे थीटा टर्न करके लिखा, क्योंकि मुझे आंसर थीटा के टर्म्स में चाहिए, तभी डिफरेंशिएट होगा। समझे क्या, तो जिस पोजीशन पे वहां से जनरल थीटा पे चले गए, और थीटा पे पूछा नहीं है, पूछा ओरिजिनल पे ही है, इसलिए वापस थीटा का वैल्यू क्या कर दिया, लेकिन पहले थीटा के टर्म्स में निकाला, जिससे कि डिफरेंशिएशन हो जाए तो डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख पाए, और फिर जो इनिशियल, समझ गए क्या, जैसे ऐसे पूछता कि अभी का एंगल 53 डिग्री है, तो 3 सेकंड के बाद का आंसर क्या होगा, तो 3 सेकंड में कुछ रोटेट कर जाएगा, कुछ सेंस बना गया। तो फिर हम लोग थीटा का वैल्यू ओमेगा इंटू टी रख के यहां पे रख देते। कुछ आइडिया लगा क्या बोला, या ऐसे बोला कि अभी का एंगल मान लो 53 डिग्री है, तो मिरर रोटेट कर रहा है, मिरर जब 10 डिग्री रोटेट कर जाएगा तब का आंसर बताओ। खेल समझे, तो थीटा हमने रोटेट करा है तो थीटा की जगह 10 डिग्री रखेंगे, लेकिन सवाल में क्या बोला है, जब 53 डिग्री है उसी समय का आंसर बताओ। तो फिर मैंने थीटा को क्या लिख दिया, तो आप थीटा के टर्म्स में निकालिए, और बाद में थीटा का जो भी वैल्यू दिया सवाल में, जितना रोटेट करा चुके हैं उसके बाद का सवाल पूछा वो लिख दो, नहीं तो इनिशियल वाला ही लिख दीजिए। चलिए सर एक साइड बैक करिए ना। है, हाँ सर एक सर इसके पीछे वाला। सर जो आप किए थे कि 90 माइनस 53 माइनस 2 थीटा, सर उस समय मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। हाँ, मैंने देखो क्या बताया, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे समझ गए, यस सर। और ये मिरर है। अगर इस मिरर को थोड़ा थीटा एंगल टर्न कर दें, ऐसे थीटा एंगल टिल्ट कर दें, तो जो रिफ्लेक्टेड रे पहले चल रहा था और जो रिफ्लेक्टेड रे बाद में चल रहा है, उसके बीच में कितना एंगल बनेगा, तो वो आपने बोला कितना एंगल बनेगा, 2 थीटा। क्योंकि मिरर को थीटा घुमाते तो रिफ्लेक्टेड रे कितना टर्न होता है, 2 थीटा, थीटा का डबल। अच्छा, पहले जब मिरर को नहीं घुमाया था तो लाइट रे 53 डिग्री पे थी, तो यहां भी 53 डिग्री पे जाएगी, तो ये एंगल कितना रहा होगा, 90 माइनस 53 37। अरे 37। अब ये पुराना वाला इंसिडेंट रे है, जब मिरर को थीटा एंगल टिल्ट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना टर्न हो जाएगा, 2 थीटा। तो नया जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल से अब कितना एंगल बनाएगा, पहले वाला रे 37 बना रहा था, दूसरा रे पहले रे के साथ 2 थीटा बनाता है, तो टोटल एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया, 90 माइनस 53 अरे माइनस 2 थीटा। पहले वाला रे 37 बनाता है लल्ला, और दूसरा रे पहले रे के साथ 2 थीटा बनाता है, तो पूरा एंगल कितना हो गया बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड दिस रे, नया रे 37 पहले था और 2 थीटा और ऐड हो गया, कितना हो गया 37 प्लस 2 थीटा। तो 37 प्लस 2 थीटा का ये एंगल ले लिया मैंने, और उससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा से, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा से हमने रिलेशन निकाल लिया, और फिर इसी रिलेशन को डिफरेंशिएट करा तो आंसर आ गया। ठीक है, अभी एक सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं, घबराओ नहीं, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए
ये एक वर्टिकल वॉल है और इस वर्टिकल वॉल से ही एक रे ऐसा इंसिडेंट हो रहा है वॉल के परपेंडिकुलर, ये लाइट रे है। इस वर्टिकल वॉल के सामने ही वर्टिकल वॉल के पैरेलल एक मिरर रखा है और इस मिरर को हम रोटेट करेंगे ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड से। समझो, मिरर ऐसे है, लाइट रे ऐसे आया, नॉर्मल टकरा के ऐसे निकल गया, तो पहला जो इमेज बनेगा वॉल पे वो वही बनेगा जहां से लाइट आ रहा है, समझ गए। लेकिन इस मिरर को अगर मैं ऐसा टिल्ट करने लगूं तो लाइट रे टकराएगा अब नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे, और एंगल पे टकरा के लाइट रे नीचे चला जाएगा, कुछ समझे क्या? तो अगर मिरर को थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दे तो क्या होगा, तो लाइट रे टकरा के फिर नीचे जाएगा। तो जो स्पॉट यहां बन रहा था वो धीरे धीरे नीचे खिसकने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? समझ गए? तो क्वेश्चन पूछा, इनिशियली wall and mirror are parallel, find velocity of spot made by reflected ray on the wall when mirror is rotated by 30 degree with omega is 2 radian per second। थोड़ा थोड़ा सवाल समझ में आया क्या लिखा? वॉल और मिरर पहले पैरेलल है और मिरर को धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं, टिल्ट करते जा रहे हैं, रोटेट करते जा रहे हैं। तो रोटेट करेंगे तो इंसिडेंट रे अगर सेम रखेंगे तो अपने आप एंगल बनने लगेगा, उस एंगल के हिसाब से रिफ्लेक्ट होने लगेगा। मैंने वेलोसिटी कब का पूछा है? जब 30 डिग्री बनने लगे। लेकिन आप सॉल्व करेंगे क्या मान के कि मिरर कितना रोटेट हो गया है, थीटा रोटेट हो गया। मिरर अगर थीटा रोटेट करेंगे उसके हिसाब से हम एक पोजीशन निकालेंगे और थीटा का वैल्यू बाद में 30 डिग्री रख देंगे, क्योंकि मिरर कितना रोटेट हो रहा है। हम मिरर को कितना रोटेट मानेंगे, वैल्यू आपको दिया होगा लेकिन आप जनरल मानेंगे, उस जनरल रोटेशन के साथ आप वैल्यू निकालेंगे आंसर का और फिर उसमें जो थीटा का वैल्यू रखा है वो बाद में रखेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करें इसको। वॉल, लाइट रे और मिरर। मिरर अपने पुराने डायरेक्शन से कितना एंगल रोटेट कर दिया गया है, थीटा। मिरर का नॉर्मल पहले यहां था, अब नॉर्मल भी कितना एंगल रोटेट हो गया होगा। भाई मिरर ऐसे था, उसको थीटा एंगल रोटेट किया तो उसका नॉर्मल ऐसे था, वो भी थीटा एंगल नीचे चला, ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के साथ मिरर कितना एंगल बना रहा है, तो लाइट रे किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी थीटा पे। तो क्या, अच्छा ये डिस्टेंस भी दिया हुआ, मान लो ये डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ, मान लीजिए यहां पे डिस्टेंस दे देते, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। बताना अभी, क्या ये हाइट वाई स्पॉट का निकाल सकते हैं? क्या रिलेशन बन रहा है इस फोटो में, tan 2 थीटा इक्वल टू वाई बाई 10। तो y का वैल्यू हो गया 10 इंटू tan 2 थीटा, करेक्ट है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, फंक्शन बनेगा तभी डिफरेंशिएट होगा, इसलिए मिरर को हमेशा कितना रोटेट करा लो, थीटा। अगर कोई बोलता इनिशियल पोजीशन का वेलोसिटी बताओ, तो तुमने थीटा रोटेट कराया लेकिन पूछा इनिशियल का, तो थीटा का वैल्यू बाद में वापस क्या करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन के बाद वापस 0 कर देंगे, समझे। लेकिन अभी क्या पूछा है, 30 डिग्री पर बताओ, तो जब आंसर निकालेंगे तो बाद में थीटा, पहले डिफरेंशिएट। तो dy बाई dt का वैल्यू बताना भाई, 10 इंटू सेक स्क्वायर 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया है सवाल में,
2 दिया है, मिरर का ही वेलोसिटी दिया है और मिरर को घुमा रहे हैं, उसी का वेलोसिटी आ गया। तो ये दिया हुआ है 2 रेडियन, 2 रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो गया 20 और थीटा इसमें सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू 2। क्या आंसर आ गया? कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होता होगा, तो 2 का स्क्वायर, तो यहां पे 160 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। समझे क्या? वाई हाइट जिस रेट से बदलेगी वही हो जाएगा उसका वेलोसिटी। चलें आगे, इसको एक बार अपने आप ट्राई करके देख लेना। चलिए, अब कुछ सवाल होते हैं ऐसे रिफ्लेक्शन के वेक्टर में दिए रहते हैं। मैं आपको एक वेक्टर फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन यह सवाल उसके पहले ही मैंने दिया है, क्योंकि ये जुगाड़बाजी से ही सॉल्व हो जाता है। आप इसको पढ़िए, आपके मन से ही आंसर आ जाएगा कि मेरा मन ये कह रहा है कि आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, जो आपका मन कहे वही आंसर सही मान लिया जाएगा। चलो, लिखा है रे ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ I 1/2 I cap plus √3 J cap is incident on plane mirror. After reflection, it travels along I minus √3 J angle of incidences. ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला जाता है नॉर्मल के साथ, और यहां पे नॉर्मल का कोई डायरेक्शन हमको दिया नहीं है, लेकिन आपका मन अंदर से आवाज देगा कि नॉर्मल यही वाला डायरेक्शन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? हाँ, बोल रहे वाई एक्सिस हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वाला ही कंपोनेंट पलट जाता है। कुछ सेंस बना? क्या बोला मैंने? नॉर्मल वाला ही कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। देखिए ध्यान से, अगर मान लो कोई पार्टिकल को या किसी रे को मैंने ऐसे भेजा एंगल थीटा पे, अगर इसको वेक्टर मान ले तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा आई कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा आई साइन थीटा। अब रिफ्लेक्टेड रे को देखो तो वो भी ऐसे थीटा एंगल पर ही चलेगा। इसको मैंने आर बोल दिया, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा, और इधर तो बताओ पहले वाला साइन थीटा और बाद वाले साइन थीटा में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? रिफ्लेक्शन में नॉर्मल वाले डायरेक्शन वाला वेक्टर रिवर्स हो जा रहा है। नॉर्मल टकराया तो वो रिवर्स होता है, पैरेलल वाला कुछ में चेंज। इसमें जो दो वेक्टर्स आपको दिए, कौन सा वाला डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है? जे कैप वाला। पहले प्लस जे कैप था, वो पलट के तो किस तरफ है? किस तरफ है? माइनस जे कैप की तरफ है। तो हमारा जो नॉर्मल है वो किस तरफ है? माइनस जे कैप की तरफ है। ठीक है, अब मुझे एंगल निकालना है किसके किसके बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल निकालना है। जो आएगा उसको 180 माइनस थीटा कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी दो तरीके हैं, या तो हम वेक्टर ड्रॉ कर लें और वाई एक्सिस के साथ एंगल निकाल लें, क्योंकि नॉर्मल किधर आ रहा है? वाई एक्सिस में तो आ रहा है। एक्स में आ रहा है, वाई में आ रहा है? वाई में आ रहा है, तो हम लोग उस वेक्टर का डायरेक्शन किसके साथ निकाल लेंगे? वाई। अब मुझे बताओ, क्या ये वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं? मतलब आई प्लस √3 J, इसको ड्रॉ कर सकते हैं? आई किधर? एक्स हो गया, ये आई है, आई की जगह 1 लिख दिया, और √3 लिख दिया किधर? अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये हमारा, यही हमारा वेक्टर हो गया, और मैंने ये वाला एंगल निकाला, तो किस एक्सिस के साथ एंगल आएगा? हमको किसके साथ एंगल चाहिए होगा? हम वाई के साथ एंगल क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि नॉर्मल किधर है? और इंसिडेंट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ होता है। तो हमको एंगल किसके साथ चाहिए? विद वाई एक्सिस। चलो बताओ, ये एंगल थीटा चाहिए मुझे। बहुत ही मुश्किल सवाल है। tan थीटा का वैल्यू 1/√3 आ गया है। tan थीटा का वैल्यू जब 1/√3 आ जाए तो थीटा का वैल्यू 30 हो गया, उसको लिख लो। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा वाला आंसर हो गया?
अगर आप वेक्टर आई कैप जे कैप में है और आप एंगल निकालना चाहते हैं तो एक और तरीका होता है हमारे को, पता है आपको? डॉट प्रोडक्ट से भी निकालते हैं हम लोग एंगल। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले ले तो कॉस थीटा आ जाता है ए डॉट बी अपॉन ए बी। जरा जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आएगा? उसको 1/2 को मल्टीप्लाई करके करना। ये वेक्टर है I/2 प्लस √3 J/2। इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया जे कैप के साथ, क्योंकि नॉर्मल इधर ही है, तो आंसर आया, उसी को कॉस थीटा लिख दिया। तो थीटा का वैल्यू क्या आवत रहा? आप फिर से समझना, कॉस थीटा का आंसर होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये जो मॉड ए है इसका वैल्यू भी 1 है, ये यूनिट वेक्टर है, और ये जो मॉड बी है ये भी, इसका मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि जे कैप अकेला क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैंने यूनिट यूनिट से डिवाइड किया तो कोई फर्क, तो जो ए डॉट बी आया वो डायरेक्ट कॉस थीटा हो गया। समझे क्या? ये हमारा वेक्टर फॉर्मूला है, इसको लिख लो। इसको डिराइव करके बताइए ना। नहीं बताएंगे, सर स्कूल में तो नहीं पूछेगा ना? स्कूल में तो नहीं पूछेगा, लेकिन बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। यस। क्लास में ही बता देंगे, बट एक बार तुम ट्राई खुद तो करना, एक बार। ओके सर। एक बार ट्राई करना, क्योंकि इसमें दो वेक्टर एकदम सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बीच में ई आई कैप डॉट एन आ रहा है, डॉट एन कॉस थीटा बनाने के लिए आ रहा है। इसको हम आराम से प्रूव कर सकते हैं, बट एक बार आप सोचना कैसे प्रूव कर सकते होंगे। मे बी कोई एंगल और ये सब मान के आराम से प्रूव कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है। नेक्स्ट टाइम करता हूं इसको, ठीक है? अब थोड़ा ऑब्जेक्ट इमेज वाली सिचुएशन कर रहे हैं हम लोग, प्लेन मिरर सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज कैसा होगा? तो यहां पे ऑब्जेक्ट लिख दिया और यहां इमेज लिख दिया, फिर यहां इमेज लिख दिया, यहां ऑब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन समझना जरा मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेन मिरर के लिए बात कर रहे हैं, पहले से जनरल बात भी करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे ऑप्टिक्स में कोई ऑब्जेक्ट हो ना, बोल दे ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बताओ, तो ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, मतलब कह रहे जिसका इमेज देखना हो वो ऑब्जेक्ट है, तो इमेज क्या है? जो देख रहे हैं। हाँ बोलो, ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट है। फिर से सुनना, कोई भी मिरर में या लेंस में इमेज तब बनेगा जब उस पे इंसिडेंट रे टकरा के किसी पॉइंट पर जाए। समझ गए क्या? टकराने के बाद जहां पर जाएगा वो इमेज बनाएगा। तो कहीं से रे आ रहा होगा ना, तो रे जिस पॉइंट से आ रहा होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं?
ऑब्जेक्ट, जिस पॉइंट, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे, तो ऑब्जेक्ट का मतलब है सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे। दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट होते हैं और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं। रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? हाँ नहीं, वो तो इमेज होते हैं, वो तो इमेज होते हैं। रियल वर्चुअल दो इमेज होते हैं। ऐसे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। रियल ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिससे सचमुच रेज इंसिडेंट, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हो सचमुच रेज और मिरर पे या लेंस पे इंसिडेंट हो जाए। समझना इस बात का मतलब, अगर मैं आपको कभी भी डाइवर्जिंग रेज दे दूं और मैं बोलूं यहां पे एक लेंस है, तो ऑब्जेक्ट कहां है? तो आप बोलेंगे अरे यार, ये रे कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी ना, इस रे को क्या कर दो पीछे। जिस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट, कम से कम दो रेज दी हुई है, ये कौन सी रेज है? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए दिखती है उसी पॉइंट का नाम क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सचमुच इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है सिस्टम के सामने, ये कहते हैं इसको रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं? सोर्स ऑफ डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। ये कैसी रेज दिख रही है आपको? डाइवर्ज होती हुई कि कन्वर्ज होती हुई? अगर डाइवर्जिंग रेज किसी मिरर या लेंस पे टकरा रही है तो वो किसी पॉइंट से सचमुच स्टार्ट होके आ रही होगी। उसी पॉइंट का नाम क्या है? जिस पॉइंट से डाइवर्जिंग, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस चालू हो गया, उसी को बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। कोई भी रियल ऑब्जेक्ट सचमुच रखा हुआ बल्ब होता है, जैसे यहां कोई बल्ब रखा हुआ है या कैंडल रखा हुआ है, तो उससे रोशनी वहां से स्टार्ट होगी ना। तो अगर मैंने ये लेंस लगाया या ये मिरर लगाया और यहां पे बल्ब लगा दिया, तो लाइट रे कैसे बनाओगे? तुम बोलोगे बल्ब से लाइट रे आ रही है, तो वो आ रही है लाइट रे कैसे दिखेगी? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग रेज है। सोर्स ऑफ डाइवर्जिंग रेज क्या बन गया? रियल ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि लेंस पे लाइट रे कन्वर्जिंग इंसिडेंट होंगी। अब तुम 10 किलोमीटर भी पीछे जाओ, ये किसी पॉइंट से स्टार्ट होते हुए दिखाई नहीं देगी। इनफैक्ट अगर तुम मिरर के पीछे वाली साइड में चले जाओ, वर्चुअल साइड में, तो ये पीछे जाके मीट होते हुए दिखेंगी। समझ गए क्या? तो इंसिडेंट रे सचमुच किसी पॉइंट से स्टार्ट ना हो, उल्टा ऐसे डाइवर्जिंग हो जिसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस सिस्टम के लेंस या मिरर के आगे लाई कर रहा है। इंसिडेंट रे किधर है? लेफ्ट में। और उनका करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कहां है? राइट में। वहां तो इंसिडेंट रे है ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट पहले ही आगे चला गया। इसको बोलते हैं कैसा ऑब्जेक्ट? नकली ऑब्जेक्ट। वह आगे चला गया है, लाइट रे यहां है, आगे चला गया ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज भी इसी तरह से दो है। अगर लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद सचमुच मीट कर जाए तो रियल इमेज है, बोल रहे हैं स्क्रीन पे लेते हैं रियल इमेज को। और अगर लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो कि मिरर के पीछे इमेज दिखे, हम अपना सुंदर चेहरा देख रहे हैं मिरर में, इमेज कहां है? साइड में आके खड़ा हो जाता है, बाजू में देख रहे हैं, अरे मिरर के अंदर दिख रहा है। क्या है ये? वर्चुअल इमेज है। सचमुच है क्या कोई वहां? तुमको ऐसा तो नहीं लगता? बातें करते हो घंटों उससे। ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे को अगर तुम आगे या पीछे एक्सटेंड करो, मिरर या लेंस के सामने ही अगर उनका पॉइंट बन जाए तो रियल, और मिरर और लेंस के पीछे यानी अपोजिट साइड में बन जाए तो। लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए कौन से रेस पर ही फोकस करना है? मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए इंसिडेंट रे को देखो। तो ये कैसी रेज है? कन्वर्जिंग रेज, नहीं, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। रेज है विद पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बिहाइंड द मिरर।
अभी मिरर के हिसाब से लिख रहे हैं, लेंस में भी सेम है, मिरर और लेंस। रेज है लेफ्ट में और ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहा है, मिरर के राइट में। तो आप बोलेंगे वहां तो रेज ही नहीं, ऑब्जेक्ट कहां से पहुंच गया, तभी तो बोलेंगे इसको कौन सा। तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस से पहले मिरर या लेंस आ जाए। वहां बाहर चलोगे क्या? ओ, देखते जाना। मान लीजिए कुछ पैरेलल रेज भेजी मैंने, पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज ऐसे फोकस पे मीट करती हैं, ठीक है। पैरेलल रेज आ रही है इंफिनिटी से, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इंफिनिटी पे। ये इमेज बन गया, ये सचमुच मीट करी कि हमको अपीयर हो रही है मीट करते हुए, ये मुड़ के सचमुच टकरा रही हैं, ये बोलते हैं इमेज। कौन सा इमेज है, रियल इमेज है। ये किसका रियल इमेज है, इस लेंस का रियल इमेज है, लेंस का रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। अब इसके सामने हमने देखते जाना, इसके सामने हमने एक मिरर और लगा दिया। अब यही लाइट रे ऐसे एक्सटेंड होते हुए मिरर पे टकरा गई। मिरर को क्या फील हो रहा है, इंफिनिटी से आ रही, ये फील हो रहा है। मिरर को लगेगा ये सामने जो ऑब्जेक्ट है यहीं से आ रही, करेक्ट। तो ये जो रियल इमेज है पहले वाले का, ये मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मिरर पे कौन सी वाली रेज आ रही है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस सामने है मिरर के। समझ गए क्या? तो ये मिरर के लिए ये क्या है। अब मिरर क्या करेगा उसको हम सीखेंगे। अब देखो, अगर हम इस मिरर को हटा के इसके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस से पहले ही रख दे, जैसे लाइट रे ऐसे मुड़ गई और ये आगे मीट करनी थी, लेकिन मिरर मैंने पहले ही लगा दिया, कुछ समझे क्या? अब मिरर पे लाइट रे कैसे टकरा रहा है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग लाइट रे टकरा रहा है, और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस किधर चला गया है, यानी जहां पे मीट करते हो तो मिरर के पीछे चला गया। तो लेंस ने कैसा इमेज बनाया, रियल, लेकिन मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, समझे क्या? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां लाई करेंगे, जिधर से लाइट आ रही होगी उसके दूसरे साइड में लाई करेंगे, और रियल वाले किधर लाई करेंगे, जिधर से लाइट आ रही है उसी साइड में लाई करेंगे। और कौन से रेज आ रहे होंगे, डाइवर्जिंग रेज आ रहे हैं तो सामने रियल ऑब्जेक्ट है, कन्वर्जिंग रेज विद पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पीछे तो फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मतलब आप ऐसे नहीं कहना कि ऑब्जेक्ट रियल ही होता है, रियल वर्चुअल दोनों है। इमेज भी इसी तरीके से, रियल और वर्चुअल दो तरह के इमेज हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट। अगर हमें इमेज की बात करेंगे, इमेज की, तो हम इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे। रिफ्लेक्टेड रेज, अगर मान लो किसी लेंस या मिरर से, जैसे मिरर से लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद सचमुच मीट कर जाए, अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद सचमुच मीट कर जाए तो रियल इमेज, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे डाइवर्ज कर जाए कि उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मिरर के पीछे चला जाए, तो कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज। मिरर में तो मामला सिंपल है, मिरर के पीछे जो इमेज है वो, और मिरर के सामने जो है वो रियल है, ठीक है। लेंस में भी ऐसे ही है, लेंस में ही जो इमेज दिखेंगे, लेंस में से देखने पर जो इमेज दिखेंगे वो वर्चुअल है, लेकिन जो लेंस के थ्रू किसी स्क्रीन पे कास्ट करेंगे वो रियल है। जैसे मूवी थिएटर में स्क्रीन पे कास्ट हो रहा है तो वो रियल इमेज है, ऑब्जेक्ट एक फिल्म की तरह है, लाइट रे लेंस से पास होके, प्रोजेक्टर जैसे होता है, प्रोजेक्टर देखा है कभी, है स्कूल में, तो स्क्रीन पे बनाता है ना इमेज, तो कौन सा इमेज है वो, रियल इमेज है। लेकिन कभी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसे हाथ रखते और ऐसे ग्लास रखते तो हाथ ऐसे बड़ा दिखाई देता है, कभी देखे हो? तो वो जो बड़ा है वो हाथ ऐसे हो गया, तो हाथ क्या चौड़ा हो गया तुम्हारा, क्या हो गया फिर उसमें, हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, अब हमको उसका इमेज दिख रहा है, और वो कैसा इमेज है,
उसके लिए स्क्रीन लगा रहे हो क्या? तो सेम साइड जैसे देख रहे हैं उसके पीछे में ही दिख रहा है, वो क्या हो गया? वर्चुअल। समझ गए? रियल में ऑब्जेक्ट एक साइड है, इमेज दूसरी साइड है लेंस में, और इमेज सेम साइड है। अभी ये पढ़ेंगे आगे, बहुत गहराई चलेगी इसमें, सब बातें हमें दिख जाएंगी। लेकिन ऑब्जेक्ट इमेज दो दो तरह के, थोड़ा दिमाग में रखना। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। 30 डिग्री पर इंसिडेंट लाइट रे है, कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा? 30 पर होगा। फिर ऐसे 10-50 बार, और मतलब कितनी बार रिफ्लेक्ट होगा यही पूछा गया है। तो बोलो यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा? ये दोनों मिरर है, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा? 30 डिग्री पर ऐसे होता हुआ यहां टकराएगा, फिर 30 डिग्री पर, दिख रहा है क्या? फिर यहां टकराएगा, फिर 30 डिग्री पर। तो बताओ पहले रिफ्लेक्शन पे कितना डिस्टेंस पे टकराया? चलो इसको x मान लेते हैं। ये हाइट कितना दिया है? 0.2। देखो ये ऐसे दिख रहा है, ये 0.2 है और ये x है, और यहां पे एंगल कितना है? 30 डिग्री। बोलो फॉर्मूला बोलो। tan थीटा इक्वल टू x अपॉन, तो x का वैल्यू आया, इसको 1/√3 कर देंगे, 0.2/√3, ये x हो गया। पूरा डिस्टेंस कितना दिया है? तो अभी हमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्या करें? टोटल डिस्टेंस लिख दिया 2√3 डिवाइडेड बाय 0.2 अपॉन √3। √3 ऊपर भेज दो, तो 2 × 3/0.2 हो गया आंसर। 30 रिफ्लेक्शंस। कोई ऑप्शन है ऐसा? हाँ ये तो रे वाला ही सवाल हो गया, ऑब्जेक्ट इमेज का क्या है इसमें? चलिए ये भी रे वाले ही सवाल है, दिमाग लगाते थोड़ा। नहीं शायद ऑब्जेक्ट वाले। टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एज शोन इन द फिगर, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ओरिजिन। आपको दिख रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट? ठीक है। प्लेन मिरर से जब भी इमेज बनाते हैं, अगर ये प्लेन मिरर है और यहां पे ऑब्जेक्ट मैं रख दूं किसी x डिस्टेंस पे, तो इमेज कहां बनेगा? उतने ही x डिस्टेंस पे। ये कैसा ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसा है? अभी इसका उल्टा भी सेम ट्रू है। अगर मैं ऐसा इंसिडेंट रे भेजूं कि इसमें ऑब्जेक्ट पीछे चला जाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाए, तो यहां रिफ्लेक्शन के बाद इमेज आगे बन जाएगा, और ये कौन सा इमेज हो जाएगा? मतलब स्पॉट बाहर चमकता हुआ दिखेगा। अगर x पीछे है तो x आगे। चलिए अगर ये मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहां बनना चाहिए? इस मिरर से। हाँ, तो ये जितना डिस्टेंस आगे है, ये 0 पे है और ये मिरर 2 पे है, तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? 2 है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना पीछे? 2 पे पीछे बनेगा, यानी कि 4,0 पे इमेज बनेगा। कौन से मिरर से बनेगा? नीचे वाले। ऊपर वाले से किधर बनेगा? तो किसी भी, देखो एक ऑब्जेक्ट यहां है, मिरर यहां है, अब इससे इमेज कहां बनेगा ये पता लगाना है। मिरर को एक्सपेंड, ऐसे एक्सटेंड कर दो और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे होगा उतना पीछे पे इमेज बना लो, मिरर चाहे जितना छोटा हो। अगर इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये पहले वाले मिरर से ही मैच कर जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा? तो कहां पे इमेज बनेगा? तो इमेज एक ही बनने वाला, दोनों मिरर से एक ही जगह आ गया। समझ गए क्या? एक ही इमेज है, पहले मिरर से भी सेम डिस्टेंस, दूसरे से भी सेम। लिखा हुआ डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। कितना क्या आंसर है? एक ही इमेज है, दो बने ही नहीं। इनफैक्ट आपको यही लगना चाहिए कि दोनों एक ही मिरर के ही पार्ट है। अगर एक्सटेंड कर दे एक ही मिरर तो है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ इमेजेस क्या है? 4,0 हो गया। हाँ, एक्स एक्सिस में 4 है और वाई में 0। विल अ रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू
1,1.25 विल टेक पार्ट इन इमेज फॉर्मेशन। चेक करो कैसे। यहां पे कोई 1,1.25 वाला पॉइंट ढूंढ सकते हो क्या? मतलब हवा में कहीं ढूंढ सकते हो? कहां पे होगा? यहां पे तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और 1.25 करीब यहां कहीं आएगा, जो इससे आधे से थोड़ा ऊपर होगा। क्यों भाई? अच्छा, अब अगर मैं एक यहां से ज्वाइन करता हुआ लाइट रे बनाऊं, तो ये हाइट है 1.25 और ये ट्राइंगल का बेस है 2, तो इधर पे हाइट कितनी हो जानी चाहिए? अरे आप सिमिलर ट्राइंगल नहीं बना पा रहे लग रहा। एक सिमिलर ट्राइंगल बना रहे, ये 1 है और ये 1.25 है, तो ये बेस 2 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 2.5। यानी कि ये जो रे चलेगी वो यहां पे किस कोऑर्डिनेट से पास करेगी? कितने हाइट से पास करेगी? पहला मिरर की हाइट क्या है और दूसरे मिरर की हाइट क्या है? और ये जो रे आ रहा है कहां से पास करेगा? तो बताओ किस मिरर से टकराएगा? किसी से नहीं टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा क्या? रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो इमेज बनाएगा क्या? इससे नीचे कोई भी रे आए, टकरा के जाए, पीछे एक्सटेंड करो, इमेज बनेगा। समझे क्या? तो इमेज कैसे बनता है ये समझ में आ रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई रे भेजा तो रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे एक रे भेजा और ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहां से आता हुआ अपीयर होगा। इधर से ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे भेजा मिरर पे और रिफ्लेक्ट हो गया, इसको पीछे एक्सटेंड किया तो समझ गए? ठीक है, नमस्कार। जाओ भजन, भजन में